को 100% लेके आएंगे, लेकिन उसके अंदर जो प्रावधान किए गए हैं वो एकदम उसके उल्टे हैं। अभी मैं ज़्यादा प्राइमरी एजुकेशन के बारे में तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं हायर एजुकेशन से हूँ। तो अभी जो टोटल बजट पास किया है सेंट्रल बजट का सिर्फ जीडीपी का सिर्फ 0.37% पास हुआ है अभी, जबकि जो थिंक टैंक कहता है वो बोलता है कि अगर जीडीपी का कम से कम 6% पास करेंगे हम तभी क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के जो इंस्टीट्यूट हैं पूरी दुनिया में 180 से पहले हमारा कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऊपर से अगर मैं अपनी बात करूं तो साइंस और इंजीनियरिंग का तो इतना बुरा हाल कर दिया है लोगों ने कि अगर आपको छोटे छोटे टेस्ट करवाने होते हैं, मान लो हमें XRD सैम या कुछ टेस्टिंग करवानी होती है, तो हरियाणा के इंस्टीट्यूटों में तो आपको करवा ही नहीं सकते। आपको DT IIT दिल्ली में जाना पड़ता है जहाँ आपको 3-3 महीने लंबी डेट मिलती है। तो रिसर्च जो 3 साल में हो जाने चाहिए उसमें 6-6 साल लग जाते हैं। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा में सोची समझी साजिश के तहत बर्बाद करने की तैयारी हो रही है। तो इसके खिलाफ दिशा छात्र संगठन जब से ये 2019 में इसका ड्राफ्ट आया और ये लागू हुई है तब से संघर्ष कर रहा है। हम जिन भी कैंपसों में काम करते हैं, क्लास टू क्लास कैंपेन चला रहे हैं, स्टडी सर्कल कर रहे हैं, डिस्कशन सर्कल कर रहे हैं इसके ऊपर कि ये शिक्षा नीति जो आई है इसकी लाफाजी को भेदते हुए अगर इसके कंटेंट पे जाएंगे तो हम पाएंगे कि पूरी तरीके से भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बर्बाद करने की तैयारी है। और इसके से कुछ साथी अभी बातचीत में आया कि हरियाणा में 2025 में लागू करेंगे या 2030 तक पूरा करने का टारगेट है। ये हमारा मानना है कि ये बड़े स्तर पर पहले लागू हो चुकी है, आने से पहले ये लागू हो चुकी है। सिर्फ कागजों में ये पास हो गया 2020 में, उससे पहले ही जो सेमेस्टर सिस्टम है, FYUP है, CBCS है और SFS के टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो कोर्सेज लेके आ रहे हैं, ये पूरी प्लानिंग इनकी पहले ही थी इस तरीके से शिक्षा को बिगाड़ माल में तब्दील किया जाए। तो इसके खिलाफ हमें बड़ा प्रतिरोध मार्च खड़ा करने की जरूरत है, तभी हम सरकार को इससे पीछे हटा सकते हैं। इसके बस मैं कारणों पे अभी चर्चा करना चाहूंगा। जैसे बातचीत में तो पूरा आया है कि किस तरीके से शिक्षा को बर्बाद करेगी, लेकिन इसका असल कारण क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 को बिना डिस्कशन के बिल्कुल जोर जबरदस्ती से क्यों पास कर रही है वाली सरकार? इसका कारण ये है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो लंबे समय से दीर्घकालिक मंदी का शिकार है, मुनाफे की दर लगातार गिर रही है। तो ऐसे समय में पूरी दुनिया में और विशेषकर हमारे देश में एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बेतहाशा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो उस सेक्टर को जो यहाँ के कॉर्पोरेट घराने हैं वो खुल के उसमें पैसा लगाएं, बेतहाशा उसमें पैसा कमाएं, इसके लिए खुला छोड़ देने की तैयारी है NEP 2020 में। तो जब तक सरकारों की इस नीति को हम जनता के बीच में बेनकाब नहीं करेंगे तब तक बड़े स्तर पे देश में कोई छात्र युवा आंदोलन खड़ा करना मुश्किल है। तो जैसे आज भी हम देख पा रहे हैं कि हमारे इस सेमिनार में युवाओं की और छात्रों की संख्या जिस अनुपात में होनी चाहिए थी उस अनुपात में नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस आबादी को आगे बढ़कर सड़कों पे उतरकर इस नई शिक्षा नीति को रजिस्टर करना है उस तक अब तक हम नहीं पहुंच पाए। सरकारें उन तक पहुंच पा रही है क्योंकि उनके पास पूरा मीडिया का पूरा प्रोपेगेंडा है, वो घर घर तक पहुंच रही है। वो नई शिक्षा नीति के फायदे जो असल में डबल कोर्स में फायदे हैं वो उनको अपनी तरफ करने में, अपनी सहमति बनाने में वो कामयाब हो पा रही है। हमें इसका किस स्तर पर विरोध कर सकते हैं उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। साथ में जो सरकार की एक और नीति रहती है कि किसी भी सेक्टर को जो पब्लिक सेक्टर होता है उसको बेचने से पहले वो जनता में बदनाम करते हैं खुल के। जैसे रोडवेज को बेचना है तो रोडवेज को बदनाम कर दो, भाई इससे कर्मचारी को काम नहीं करते, करते हैं, पैसे कमाते हैं और उसको जानबूझ के घाटे में ले जाओ। ऐसे ही एजुकेशन का जो पूरा सेक्टर है उसमें भी ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि टीचर तो भाई निकम्मे होते हैं, सरकारी स्कूलों को तो बंद ही कर दो, प्राइवेट मास्टर अच्छे होते हैं वो अच्छा पढ़ा लेंगे। तो ये वाली जो पूरी मेंटलिटी है सरकार की उसके खिलाफ हम उनको कितना बड़े स्तर पे बेनकाब कर पाएंगे, यही हमारे आंदोलन की भी जीत इसी से तय होने वाली है। तो हमारा ये सुझाव है कि हमें ऐसे बिल्कुल जो कन्वेंशन है, कॉन्फ्रेंसेस हैं वो करनी चाहिए, लेकिन स्कूलों के स्तर पे, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के स्तर पे हमें जो स्टूडेंट आबादी है उस तक अपना जो है लाइव कॉन्टेक्ट बनाना पड़ेगा, एक जीवन उनके साथ संबंध कायम करना पड़ेगा, वरना ये सरकार
जो इस देश की जो फांसी वाली सरकार है, जिसको सत्ता का इतना घमंड है, इतने बड़े बड़े मोमेंटों को जो कुचल देती है, और जो ये चाहती है कि कोई भी मोमेंट जीता ना जाए, क्योंकि उसको लगता है कि अगर एक भी मोमेंट जीता गया तो फिर जनता को संघर्ष करने की लत लग जाएगी और उन्हें बैकफुट पे जाना पड़ेगा। तो ऐसी घमंडी और निकम्मी सरकार को हराना है तो हमें पूरे देश के लेवल पे एक जबरदस्त मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा। अभी तक हो क्या रहा है, सरकारें कोई नीतियां लेके आती है, हम उसको बस रजिस्ट करते हैं। यानी कि सरकार हमारी, जैसे कबड्डी खेलते हैं ना, सरकार हमारी टीम में आके खेल रही है, हम सिर्फ सेफ्टी कर रहे हैं। हमें सेफ्टी से आगे बढ़ के अटैकिंग मोड में आना पड़ेगा और सरकार को घुटनों के बल किया जा सकता है। अभी हरियाणा के एग्जाम्पल है, 2 दिन बस इसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। पिछले साल हरियाणा में ग्रांट की बजाय लोन जारी किया, उसके खिलाफ टीचरों ने और स्टूडेंट कम्युनिटी ने स्ट्रगल किया, वापस लेने के लिए मजबूर हुए। इसके बाद इस साल की जो कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर के नाम जो ज्ञापन जो डायरेक्शन आई थी कि भाई आपको खुद का फंड खुद जनरेट करना पड़ेगा, उसके खिलाफ भी हमने रेजिस्टेंस किया और वो वापस लेने के लिए मजबूर हुए। तो ऐसे ही अगर नई शिक्षा नीति को लेकर भी पूरे प्रदेश के स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर अगर आप स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार पीछे कदम हटाने के लिए मजबूर होगी। धन्यवाद मंत्री जी। हमारे बीच मास्टर शेर सिंह जी, मास्टर कबीर सिंह जी, सुमित जी, अखिल भारतीय किसान